आज पीएम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह उनसे जुड़ी एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस प्रदर्शनी को लोग नमो ऐप पर भी देख सकेंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम ने शुभकामना देने वाले लोगों से एक अपील भी की। पीएम ने बधाई संदेश भेजने के अलावा लोगों से सफाई या दूसरे तरीकों से मानव सेवा करने का प्रण लेने को कहा। इसके अलावा पीएम ने लोगों से अपने शुभकामना संदेशों के साथ सेवा करने वाली अपनी तस्वीर भी लगाने को कहा। जन को करने सशक्त, कैसे पर्वत सा है वो तना। आओ जाने इतने वर्षों कैसे छाना अनुभव आकाश, कैसे देश का जन जन पाता। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया। लोगों ने दिए जलाकर पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यही नहीं, पीएम के 71वें जन्मदिन पर 71 किलो का लड्डू केक के तौर पर काटकर लोगों में बांटा गया। इसके अलावा पीएम के जन्मदिन पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया। अद्भुत आयोजन पूरे शहर में कराया जा रहा है। 71वें जन्म दिवस पर पूरे शहर में दिए जलाए जा रहे हैं। आज दिवाली मनाई जा रही है। एक दिन पूर्व ही विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं, जैसा भगवान श्री रामचंद्र राजा के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा था। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने फैलाया था, उसकी अगली कड़ी के रूप में लोग मोदी जी को देख रहे हैं। इसलिए उनका जन्मदिन काशी में विशेष करके, चूंकि वो हमारे सांसद के रूप में प्रतिनिधि हैं, इसलिए विशेष रूप से लोग मना रहे हैं। पीएम के जन्मदिन के मौके पर पूरा वाराणसी जश्न में डूबा दिखाई दिया। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में पीएम मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की गई। दशाश्वमेध घाट पर 701 दिए जलाकर पीएम की लंबी उम्र की कामना की गई। इस मौके पर गंगा घाट को विशेष तौर पर सजाया गया। वहीं पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर अपने अंदाज में पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो आप तस्वीरें देखिए ओडिशा की पुरी से, जहां पर सैंड आर्टिस्ट ने ये शानदार आकृति बनाई और अपने अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो दो तस्वीरें आप देखिए, ये वाराणसी की पहली तस्वीर जहां पर गंगा आरती में किस तरीके से लोगों ने पीएम मोदी के नारे भी लगाए, और दूसरी तस्वीर में सुदर्शन पटनायक की ये आकृति। आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन है। पीएम अपने जन्मदिन को सादगी से मनाते हैं। वो अपनी मां से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही इस दिन राष्ट्र प्रथम का नारा देते हुए जनसेवा के कार्यक्रम भी चलाते हैं। इस साल पीएम के जन्मदिन पर उनकी जीवन यात्रा को दिखाने वाली एक प्रदर्शनी की जाएगी। इसे नमो ऐप के जरिए लाइव देखा जा सकता है। साथ ही पीएम ने संदेश दिया कि उन्हें शुभकामना देने वाले सभी लोग समाज, देश की भलाई के लिए छोटे छोटे प्रण लें, जैसे कि साफ सफाई रखेंगे, पानी की बचत करेंगे। पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा समर्पण अभियान भी शुरू करने जा रही है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता समाज सेवा से जुड़े काम करेंगे। देश के सबसे लोकप्रिय नेता का जन्मदिन पर राष्ट्र के जन की सेवा। प्रधानमंत्री का जन्मदिन जन सेवा का पर्याय बन चुका है। 2014 से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सादगी से जन्मदिन मनाते देख रहा है। इस खास दिन को वो खास होने के बाद भी आम लोगों की तरह मनाते हैं। इस दिन वो अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं, उनके हाथों से बना कुछ खाते हैं। प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन खास है। इस मौके पर प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा देश देखेगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। नमो ऐप पर इस प्रदर्शनी का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री ने अपने
अपने जन्मदिन पर जन सेवा अभियान चलाने की घोषणा की है। पीएम ने लोगों से जन सेवा का प्रण लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग साफ सफाई, पानी बचाना, पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रण लें। पीएम ने शुभकामना संदेश देने वालों से अपील की है। उन्होंने कहा कि शुभकामना संदेश के साथ जन सेवा की एक तस्वीर भी लगाएं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जन सेवा का मिशन शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के दूर दराज इलाकों में इलाज के लिए मोबाइल मेडिकल वैन रवाना की। ओबामा केयर करके एक योजना आई अमेरिका में और 10 करोड़ लोगों का हेल्थ सिक्योरिटी दे रही थी। सारी दुनिया में उसकी सराहना हो रही थी। दोस्तों 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ फैमिली के लिए, यानी कि एक फैमिली में हम 5 लोग काउंट करते हैं तो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी मोदी जी ने दी। मोदी जी ने हिमाचल को बहुत तोहफे दिए, लेकिन मोदी जी के जन्मदिन पर हम भी चाहते थे हिमाचल के लोगों को और सुविधाएं मिल सके। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर यूपी बीजेपी भी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान चलाएगी। इस सेवा समर्पण अभियान में महिला कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की सेवा की जाएगी। राज्य में वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में किसान मोर्चा की भी विशेष तैयारी है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 71 जवानों और किसानों को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी को नेशन फर्स्ट का नारा दिया। अब उनके जन्मदिन पर इसी ध्येय को पार्टी धरातल पर उतार रही है। उनके जन्मदिन को जन सेवा का जरिया बनाकर राजनीति में एक नई मिसाल गढ़ दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आजीवन मां भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने अपनी आवाज में गाना साझा कर पीएम को जन्मदिन की बधाई दी है। 12-13 का वो साल था, देश का चारों ओर बहुत बुरा हाल था। करप्शन में तोड़ रहे हम जो रिकॉर्ड थे, इसी मुद्दे पे पूरी दुनिया में टॉप थे। 2G में पैसा खाया, कोयले में की दलाली, आदर्श में घर बेचे, कटरा में भटपिट वाली, चौपर में सासू माँ थी, नैन में दामाद था। देश चारों ओर हो रहा बर्बाद था। मन करता था चला दूं इन पे तो, ऐसे में दिखी हमें एक होप का नाम था बस मोदी, जिसने करप्शन की कब्र है खोदी। मोदी भक्त और प्राउड हूँ, नहीं कोई फ्रॉड हूँ, चमचा नहीं हूँ इसलिए थोड़ा लाउड हूँ। बड़ी खबर मुंबई के मानखुर्द से आ रही है। वहां कबाड़ की गोदाम में अचानक से आग लग गई। यह आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ही देर में ये तेजी से फैली, जिसके बाद गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। मुंबई के बांद्रा इलाके में बन रहा फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक से गिर गया, जिसकी वजह से 9 लोग घायल हो गए। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। क्या हो रहा था वहाँ पे? उसमें काम कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था? हाँ, काम चल रहा था थोड़ा। हाँ, तो कुछ लोगों को चोट भी लगी है? नहीं, चोट थोड़ी बहुत चोट लगी है। कितने लोगों को? 2-3 लोगों को।
तो ये तस्वीरें आप देखिए, बांद्रा इलाके में बन रहा फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक से गिर गया, 9 लोग इसमें घायल हो गए। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी खबर है। राहत बचाव का काम जारी है। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है और जांच होगी कि क्या कारण रहे, लेकिन अभी जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, ताजा स्थिति क्या है? कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं? दिवाकर, आप सुन पा रहे हैं? दिवाकर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बांद्रा इलाके से, जहां पर एक फ्लाईओवर का हिस्सा अचानक से गिर गया। ये फ्लाईओवर बन रहा था, 9 लोग इसमें घायल हो गए। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां पिछले कई घंटों से लगातार हुई बारिश ने हालात पूरी तरह बिगाड़ दिए और कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। कुछ गाड़ियां तो पानी में फंसकर बंद ही हो गईं। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। पानी में फंसकर बंद हो जाने के बाद एक ऑटो रिक्शा को उसका ड्राइवर धक्का देते दिखाई दिया। इसी तरह एक और आदमी भी अपनी मोटरसाइकिल को पानी में खींचता हुआ नजर आया। कैसे गाड़ी बंद हो गई क्या आपकी? हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? साइलेंसर डूब जा रहा है। इन हालात में गाड़ियां तो किसी तरह पार कर गईं, लेकिन पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतें हुई। यही नहीं, कुछ जगहों पर बारिश की वजह से सड़कें धंस गईं। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। एक इलाके में तो लोग इससे इतने नाराज हो गए कि नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं एक दूसरे इलाके में तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी। वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। और बारिश के साथ लखनऊ में तेज हवाएं भी चली, जिसने आग में घी का काम किया। इसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जिससे गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। कुछ बिजली के खंभे भी बारिश की मार से गिर गए। सड़क पर पानी की वजह से हुई फिसलन ने एक गाड़ी को हादसे का शिकार बना लिया। बारिश से परेशानी की तस्वीरें सिर्फ निचले इलाकों से ही सामने नहीं आई, बल्कि अहम जगहों की भी हालत खराब हो गई। यूपी सरकार के कई बड़े दफ्तरों के बाहर भी पानी ने कब्जा जमा लिया। हजरतगंज, मॉल एवेन्यू, अलीगंज, इंदिरा नगर और मोती नगर समेत कई पॉश इलाकों से भी जल भराव की तस्वीरें सामने आई। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। और बारिश का कहर सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी देखने को मिला। फतेहपुर में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई कच्चे मकान ढह गए। अलग अलग जगहों पर हुए इन हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनके मिट्टी से बने मकान भारी बारिश के आगे टिक नहीं सके। सामने आई तस्वीरों में ऐसे कई मकान दिखाई दिए जिन पर बारिश आफत बनकर बरसी। इन जर्जर मकानों में रहने वाले कुछ लोगों की तो मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। खबर है कि मरने वाले 6 लोगों में 3 बच्चे भी हैं। वहीं घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबकि भारी बारिश की वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया, क्योंकि आने वाले कुछ और दिनों में भी मौसम की मार पड़ने वाली है। लिहाजा राज्य सरकार ने पूरे यूपी में स्कूल और कॉलेज 2 दिन बंद करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि यूपी के कई हिस्सों में 3 दिन तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। यूपी नहीं, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिन यूं ही सिलसिला चलने वाला है। खास तौर पर शनिवार और रविवार को तेज बारिश हो सकती है। और इस बार दिल्ली एनसीआर में सितंबर में जितनी बारिश हुई है वो आम तौर पर जुलाई और अगस्त के महीने में होती थी। मौसम विभाग तो ये अंदाजा लगा रहा है कि इस बार बारिश कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। और दिल्ली एनसीआर में बादल ऐसे ही बरसेंगे जैसे सुबह सुबह बरसे। दिल्ली में एक बार फिर झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल दिल्ली में और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से दिल्ली में झमाझम इस वक्त बारिश हो रही है। दफ्तर जाने के समय आसमान से आया पानी अपने साथ मुसीबत भी लाया। लोग बारिश में भीगते हुए दफ्तर जाने को मजबूर हो गए। गाड़ियों की हेडलाइट जल गई और शीशों पर वाइपर चलने लगे। ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और गाड़ियाँ रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। इन सब के बीच एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर सालों पुरानी पानी भरने की समस्या सर उठाकर खड़ी हो गई। वजीराबाद में तो कुछ घंटों की बारिश से इतना पानी भर गया कि सड़कें गायब हो गईं। अनुमान है कि ये परेशानी अभी और बढ़ेगी, क्योंकि बादल बरसना बंद नहीं करेंगे।
और अगले कुछ दिनों तक कम से कम वीकेंड तो यही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग ने एहतियात के तौर पर दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और बिना जरूरत यहां वहां जाने से बचना चाहिए। अभी मौसम विभाग ने दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई है। यही नहीं, बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट होगी। अनुमान है कि तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। इस बार दिल्ली में अब तक 1146 मिलीमीटर के करीब बारिश दर्ज की गई है, जो कि बीते 46 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 1975 में दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 1155 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और अगर अगले कुछ दिन दिल्ली में ऐसी ही बारिश हुई तो वो रिकॉर्ड टूट सकता है। यूपी के हाथरस से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि 2 दिन पहले इलाके के 2 मकानों में लाखों की चोरी हुई थी, जिसके बाद ये तीनों आरोपी वहां घूमते मिले, जिन पर वहां रहने वाले लोगों को शक हुआ और उन्होंने उन तीनों को घेर कर खूब मारा। मारपीट के समय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहां गाली गलौज भी होने लगी। बताया गया कि तीनों को रोककर लोगों ने जब उनकी पहचान जाननी चाहिए तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। 2 घरों के तारे तोड़ के सामान निकल गया, पकड़ा मुश्किल से रुके हैं, ये भाग रहे थे लड़के। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। आम आदमी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर फ्री बिजली देने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी मुफ्त बिजली देने का वादा किया। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वादा किया कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर वो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 हो जाएंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के वादे पर निशाना साधा। ये केवल चुनाव की दृष्टि से किए जा रहे वादे हैं, ढपोर संघ की कपोल कल्पित परिकल्पनाएं हैं। हरियाणा में पहली से तीसरी क्लास तक के लिए भी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई तरह की सियासी अटकलें तेज हो गयी। हालांकि मांझी ने बताया कि इस बैठक में चुनाव से जुड़ी कोई बात नहीं हुई। राजनीतिक बात कुछ नहीं हुई है, इसलिए हम झूठा नहीं बोलते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी। पहले कोरोना खतरे की वजह से हाईकोर्ट ने ये पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ इस यात्रा को मंजूरी दे दी गई। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। काबुल में एक बार फिर रॉकेट हमले की खबर है। अमाज न्यूज के हवाले से खबर है कि काबुल में एक पावर स्टेशन को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे गए। हालांकि रॉकेट हमले से हुए नुकसान की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले अगस्त के महीने में 2 बार काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया था। 26 अगस्त को हुए हमले में अमेरिका के 13 सैनिकों समेत 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए एनएसजी कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की खोजी कुत्तों का दस्ता तैयार किया गया। बताया गया कि किसी भी आतंकी खतरे को देखते हुए इन कुत्तों को उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी गई, ताकि वो वक्त रहते विस्फोटकों का पता लगाकर आतंकियों की साजिश को नाकाम कर सके। इसके लिए एनएसजी ने कुत्तों की बेहतरीन नस्लें अपनी टीम में शामिल की, जिसे खास ट्रेनिंग देकर ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। आतंकी जो हमले जब होते हैं तो उसमें कैनाइन डॉग या फिर हम यूँ कहें कि खोजी कुत्तों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान वहां लेब्राडोर नस्ल का कुत्ता दिखा, जिसने विस्फोटकों से भरे बैग को पहचानकर अपनी काबिलियत दिखाई। उसने अपनी टीम को दूर से ही इशारा कर इस बात की जानकारी भी दी। इसके बाद बारी आई बेल्जियन मेलिनोवा नस्ल के कुत्ते की। बताया गया कि आतंकियों पर झपटने के साथ ही उसे बमों को नाकाम करने की भी ट्रेनिंग दी गई है। हमारे कैनाइन डॉग जाके उस एरिया को सर्च करते हैं, अगर वहाँ पर आईडी होता है तो ये बैठकर इंडिकेट करता है। इसी तरह कॉकर स्पेनियल नस्ल के कुत्ते को भी उसकी खास काबिलियत की वजह से टीम में जगह दी गई। दिखने में छोटा ये कुत्ता बड़े बड़े काम में माहिर है। बताया गया कि अपने छोटे कद की वजह से ये उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाता है जहां पहुंचने के लिए जगह कम पड़ती है। इसी तरह कई दूसरे नस्ल के कुत्ते भी वहां नजर आए, जिन्हें इस दस्ते में जगह मिली। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 6 संदिग्ध आतंकवादियों से जुड़ी हुई। आतंकवादियों से पूछताछ में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग के समय साफ साफ कहा गया था कि अगर वो भीड़ वाली जगहों पर हमला न कर पाए
तो फैक्ट्रियों और बड़ी कंपनियों के शोरूम को निशाना बनाकर धमाके करे। हैंडलर ने आतंकवादियों से भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है, उस पर एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह ने मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले से खबर दी है कि जान मोहम्मद 2019 में एक हत्या को अंजाम देने के इरादे से बहरीन गया था। दाऊद के करीबी फहीम मचमच ने जान मोहम्मद को बहरीन में एक गैंगस्टर को मारने की सुपारी दी थी। हालांकि जान मोहम्मद इस हत्या को अंजाम नहीं दे पाया था। खबर है कि पिछले महीने फहीम मचमच की मौत के बाद जान मोहम्मद दाऊद के भाई अनीस अब्राहिम के संपर्क में आया था। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम की। स्पेस एक्स ने पहली बार 4 आम लोगों को सफलता के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, जो करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटेंगे। और इन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए कंपनी ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया। इस रॉकेट को फ्लोरिडा के एक लॉन्च सेंटर से छोड़ा गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो आग की लपटें छोड़ता हुआ ऊपर की तरफ उठने लगा। अंतरिक्ष की दुनिया के लिए बेहद खास मानी जा रही इस उड़ान को देखने के लिए वहां सैकड़ों की तादाद में लोग भी इकट्ठा हुए। जल्द ही रॉकेट आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। करीब 12 मिनट की उड़ान के बाद स्पेस कैप्सूल ड्रैगन रॉकेट से अलग हो गया। जल्दी ही कैप्सूल के इंजन भी चालू हो गए और वो चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आगे बढ़ने लगा, जबकि अपना काम खत्म करने के बाद रॉकेट दोबारा धरती पर लौट आया। मध्य प्रदेश के बैतूल से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक लड़के ने वैक्सीन लगवाने के लिए कुछ लोगों के सामने शर्त रख दी। ये वो लोग थे जो वैक्सीनेशन के लिए गांव वालों को प्रेरित करने उनके बीच पहुंचे थे, लेकिन वो लड़का इस बात पर अड़ गया कि वो टीका तब लगवाएगा जब उसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की वैक्सीन लगवाने का सबूत दिखाया जाएगा। बस फिर क्या था, वो लोग उसे समझाने में जुट गए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। इसके लिए उसके सामने सबूत के तौर पर इंटरनेट पर मौजूद कुछ मीडिया रिपोर्ट रखी गई। सीएम ने हमीदिया अस्पताल में लगवाई वैक्सीन। बताया गया कि न केवल उसने बल्कि उसके कुछ दोस्तों ने भी इसी वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ऐसे में सबूत दिखाने के बाद उसे ये फिर समझाया गया कि वो सभी कोरोना का टीका जल्द से जल्द लगवा ले। तो दोस्तों को ले जाके वैक्सीन लगानी है क्या? आखिरकार उन लोगों की मेहनत रंग लाई और वो लड़का टीका लगवाने के लिए मान गया। शर्त उसकी यही थी कि मुख्यमंत्री जी ने यदि वैक्सीन लगा ली है तो वह भी लगाएगा। इन लोगों ने उस लड़के के अलावा इलाके के दूसरे लोगों को भी वैक्सीन की अहमियत बताई और उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। आईफोन 13 के लॉन्च के 2 दिन बाद एप्पल कंपनी अचानक दोबारा सुर्खियों में आ गई। असल में कंपनी ने आईफोन 13 के फीचर बताने के लिए जो वीडियो एडवर्टीजमेंट जारी किया है, उसमें हिंदी फिल्मों के मशहूर गाने की धुन का इस्तेमाल किया गया, जो भारत में 50 साल से धूम मचा रही है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय दिखाया गया है जो खराब रास्तों से होता हुआ मुश्किल मौसम के इम्तिहान से जूझता हुआ ग्राहकों के घर तक पहुंचता है और आईफोन की डिलीवरी करता है। वीडियो में फोन के डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और मजबूत बॉडी जैसे फीचर तो दिखाए ही, लेकिन साथ में धुन दम मारो दम की ही बजती रही। स्मार्टफोन की 1/4 दुनिया पर कब्जा करने वाले फोन के वीडियो में धुन पूरी तरह हिंदुस्तानी बजी, लेकिन बोल अंग्रेजी के बजते रहे। मंगलवार की रात एप्पल ने आईफोन के अपने सबसे नए मॉडल आईफोन 13 को लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के इवेंट में भी कुछ मौकों पर यही धुन बजती हुई सुनाई दी थी, लेकिन आईफोन 13 के विज्ञापन में तो 1971 की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के गाने दम मारो दम की धुन ही गूंजती रही। किसी जमाने में आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होते ही रात से सुबह तक एप्पल के स्टोर के बाहर ग्राहकों की लाइन लगा करती थी, लेकिन इस नए विज्ञापन के जरिए ये भी दिखाया गया कि कोरोना संकट के कारण नया फोन ग्राहकों के घरों तक डिलीवरी करने का भी पूरी दुनिया में इंतजाम किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ की बैठक से पहले भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई।
न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि इस बैठक में लद्दाख में एलएसी विवाद पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति जताई। तो एलएसी विवाद पर बातचीत हुई है भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दुशांबे में एससीओ की बैठक से पहले भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, ये बैठक काफी अहम थी और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल बहुत अहम बैठक थी। इस बैठक की अहमियत इस मामले में समझा जा सकता है कि एससीओ की बैठक से पहले सीमा विवाद के मसले को जल्द सुलझाने पे दोनों देशों ने जोर दिया है और भारत के विदेश मंत्री ने और चीनी विदेश मंत्री ने यह साफ किया है कि जो द्विपक्षीय अग्रीमेंट अब तक हुए हैं दोनों देशों के बीच में और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके तहत समझो पूरे विवाद को हल किया जाना चाहिए। और अब तक जो प्रगति हुई है उससे भी दोनों संतुष्ट दिखे हैं। लेकिन ये भी कहना है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते तब तक ठीक नहीं होंगे, सकारात्मक नहीं होंगे और उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा जब तक ये मसले जल्द सुलझे नहीं। इसके अलावा दो बहुत महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा के दौरान हुई है। पहली है कि भारत ने साफ किया है चीन को कि भारत के साथ चीन को अपने रिश्ते को तीसरे देशों के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए और भारत कभी भी दो सभ्यताओं के संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। और ये भी भारत ने साफ किया है कि एशिया में अगर एकजुटता दिखानी है तो उसके लिए भारत और चीन के रिश्ते को मजबूत करना होगा। उनके रिश्ते पर भारत में एशिया बिल्कुल नीरज, तो काफी अहम ये बैठक रही और अहम जानकारी आपने दी है, शुक्रिया आपका। यूपी के हमीरपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की दूसरे कुछ छात्रों ने पिटाई कर दी। बताया गया कि स्कूल जाते वक्त इन छात्रों में किसी बात पर विवाद हो गया था जो इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लड़के एक दूसरे लड़के को बेल्ट से मारते दिखाई दिए। उन्होंने इसे बीच सड़क पर घेर लिया, फिर बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी। जब मारपीट का ये वीडियो पुलिस के सामने आया तो 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ जारी है। छात्र से मारपीट का ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया गया।